नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी हुई एक दीर्घ कहानी मुक्ति पर्व। तो शुरू करें कहानी। बरामदे में बैठी वे माला जप रही थीं, पर नज़र हॉल में लगी घड़ी की ओर ही थी। कान सड़क पर गुजरने वाली हर गाड़ी की आहट ले रहे थे। कबीर ने शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो दस दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाए। ठीक ही तो कहा है, ये भी कोई जाप हुआ। मन में तो दुनिया जहान की बातें घूम रही हैं। ऐसे में माला फेरने से क्या होता है। उनकी हमजोलियां तो उल्टे छेड़ती भी हैं। बालों में चांदी भर गई है तुम्हारे, पर अभी मन माया मोह में फंसा हुआ है। ठीक कहती हैं वे, पर अम्मा जी क्या करें, किसके भरोसे छोड़ दें। जिनका है वही अगर ठीक से संभाल लेती तो रोना ही क्या था। उन्हें कोई सिर देने का शौक थोड़े ही है। अभी घड़ी में 5:30 हो रहे हैं और गोवर्धन का अब तक पता नहीं है। बहू का तो इस समय घर में रहने का सवाल ही नहीं उठता। ताश की ऐसी लत लगी है कि घर द्वार का होश ही नहीं रहता। सुबह का गया पति थका मांदा शाम को लौटता है, पर बहू को न उसके चाय नाश्ते की फिक्र है न आराम की। मरा गोवर्धन भी आज अभी तक नहीं आया। बनाने को तो वो खुद 20 चीज़ें बना सकती हैं, पर सामान तो ठिकाने पर मिले। और उतनी उठापटक करके बना भी लिया तो भरोसा थोड़े ही है कि मुन्ना खा ही लेगा। आए दिन तो उसे कुछ ना कुछ होता रहता है। परहेज की लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही है। तिस पर भी वे अगर रसोई में ज़्यादा खटर पटर करती हैं तो बहू का मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे वो डाका डाल रही हैं। उनकी तो मुसीबत हो गई है। ना इस करवट चैन है, ना उस करवट आराम है। खुशबू का एक झोंका आया और रंजना सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे उतरी। उनके मन में हमेशा एक कसक बनी रही कि काश एक बेटी होती। सुना था बेटियां माँ बाप पर जान छिड़कती हैं, पर इस घर की माया ही निराली है। किसी को किसी की परवाह नहीं है। सबकी अपनी दुनिया है, अपने कार्यक्रम है। ओफ, दादी माँ यहाँ बैठी हैं, मैं पूरा घर छान आई। कुछ काम था बेटे? नहीं, काम क्या होगा, बस यही बताना था कि मैं जा रही हूँ, लौटने में देर हो सकती है। कुछ देर रुक नहीं सकती? तेरे पापा थके हारे घर आएंगे, आखिर घर में कोई तो हो। आप हैं तो। मैं क्या सदा बैठी रहूंगी? अब ये भार तुम ही को लेना पड़ेगा। तो मैं ही कौन सा इस घर में जिंदगी भर पड़ी रहूंगी? ओ नो दादी माँ, मैं तो आपके जाने से पहले इस घर से फुर हो जाऊंगी। आपके बिना तो मैं इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। कहते कहते रंजना ने दादी के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। वे उसे प्यार से थपथपाती रहीं, बालों में हाथ फेरती रहीं। थोड़ी देर रंजना उस दुलार में भीगती रही, फिर एकदम उठकर खड़ी हो गई। अच्छा ग्रांड माँ, टाटा, जल्दी लौटना। रोज रोज ये कहना जरूरी है? वे मुस्कुराईं और फिर उदास हो गईं। जिसे ये सब कहना चाहिए वो दिन दिन भर घर से गायब रहती है। वो बच्चों को क्या संस्कार देगी? बुढ़ापे में ये भार उन्हें ही ढोना है। ठीक 6:15 शुक्ला जी की गाड़ी गेट में प्रविष्ट हुई। घुटनों पर हाथ देकर वे उठीं। उन्होंने हॉल की बत्ती जलाई, पंखा चलाया और रसोई की राह ली। जब तक शुक्ला जी बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे तब तक वो चाय लगा चुकी थीं। साथ में नमकीन काजू, दालमोठ और बिस्कुट भी थे। गोवर्धन नहीं आया? शुक्ला जी ने पूछा। वे समझ तो गईं कि ये पूछताछ गोवर्धन के मालकिन के लिए हो रही है। फिर भी उन्होंने सहज स्वर में उत्तर दिया, गोवर्धन की बहू को लड़का हुआ है, घर में देखने वाला और कोई नहीं है। कह रहा था थोड़ी देर से आएगा। चाय में शक्कर तो ठीक है ना? ठीक है, शुक्ला जी ने कहा। तुम भी लो ना अम्मा, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की बनी है। अरे मैं तो 3 बजे पी चुकी, उन्होंने कहा, लेकिन अपना चांदी का गिलास उठा लाई। 3 साल पहले काशी गई थी, तब से उन्होंने कांच और चीनी के बर्तनों का त्याग कर दिया था। बेटे का मन रखने के लिए उन्होंने आधा गिलास चाय ले ली। पहला घूंट भरते ही आनंद आ गया। ऐसी गाढ़ी मीठी चाय ही तो उन्हें अच्छी लगती है। बस जरा थोड़ी सी पत्ती और पड़ जाती। पर मुन्ना को पता नहीं कैसी लगी होगी, उसे तो आजकल पानी वाली चाय की आदत पड़ गई है। बेटे के साथ फुर्सत में बैठकर मनपसंद चाय पीने का सुख वो मन भर भोगना चाहती थी, पर अभी 2 घूंट मुश्किल से उतार पाई होंगी कि हॉल का दरवाज़ा भड़ से खुला। ये गोवर्धन तो होगा नहीं, इतनी बेअदबी वो नहीं कर सकता। तभी लकड़ी के नक्काशीदार पर्दे के पीछे से सुषमा प्रकट हुई। अपनी इस बहू को वो जब तब देखती हैं तो परेशान हो उठती हैं। दिन पर दिन उसका रूप जैसे निखरता जा रहा है, उसकी उम्र जैसे उल्टी गिनती गिन रही है, और उनका बेटा उसी अनुपात में बुढ़ाता जा रहा है। उसका बुझा बुझा चेहरा, उड़े उड़े से बाल और स्थूल होते शरीर को
देखती हैं तो छाती में जैसे जलन सी होने लगती है। अरे आप आ गए? मुझे बहुत देर हो गई क्या? नहीं, मैं ही जरा जल्दी उठ गया था। बहू बगल वाली कुर्सी पर सास की ओर पीट करके बैठ गई और बोली, हमारे यहाँ इलेक्शन था ना आज, इसलिए देर हो गई। पता है आज मैं फिर से सेक्रेटरी चुन ली गई। ब्रेवो, मतलब लगातार तीसरी बार? ये तो हैट्रिक हो गई भाई, कांग्रेट्स। शुक्ला जी का आवेग और उत्साह कितना बनावटी था, इसे सिर्फ अम्मा जी ही समझ पाईं। सुषमा तो अपने आप में ही मगन थी। फिर तो तुम्हारी वो मिसेस नरूला और मिसेस सान्याल तो जलकर खाक हो गई होंगी। अरे कुछ ना पूछिए, इन लोगों ने तो मेरे खिलाफ इतनी कन्विंसिंग कर रखी थी, पर उससे क्या होता है, लोग तो काम देखते हैं ना। चाय लोगी? माँ ने बनाई है। शुक्ला जी ने शायद पत्नी को माँ की उपस्थिति का भान कराना चाहा। गोवर्धन, एक कप चाय ले आना, सुषमा ने आवाज़ दी। गोवर्धन आया नहीं है, बताया तो, चाय अम्मा ने बनाई है। आज फिर कॉल कर गया? इसके मारे तो मैं तंग आ गई हूँ। वो भुरमुनाते हुए उठी। तब तक अम्मा जी एक प्याला ले आई थी। सुषमा ने चुपचाप चाय उड़ेली, एक घूंट भरा और मुंह बिचका दिया। गोवर्धन ऐसी चाय बनाता तो वो उसकी खबर ले डालती, पर सास से कोई क्या कहे। सुषमा कुछ बोली नहीं, पर उसकी भाव भंगिमा से वह सब कुछ समझ गई। चाय के उजले रंग का स्पष्टीकरण देते हुए बोली, डिब्बे में पत्ती जरा सी ही थी, अलमारी में भी ढूंढा पर पैकेट नहीं मिला। तो पत्ती के हिसाब से ही बनानी थी ना, केतली पर बनाने की क्या जरूरत थी? सुषमा ने दबी जबान से सास को उल्हाना दिया, फिर ऊंचे स्वर में बोली, ये गोवर्धन आजकल बहुत मक्कार होता जा रहा है। पहले से कुछ बताएगा नहीं, समय पर फजीहत करवाएगा। सुषमा, शुक्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, गृहस्थी तुम्हारी है, गोवर्धन की नहीं। ये सब तुम्हें ही देखना चाहिए। तो आप क्या ये जताना चाहते हैं कि मैं ये सब देखती नहीं हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था। बिल्कुल यही मतलब था। मुझे मालूम है मेरा बाहर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए घर में पाँव देते ही ताने उल्हाने शुरू हो जाते हैं। बाहर इतनी पॉपुलर हूँ मैं, पर इस घर में मेरी इज्जत दो कौड़ी की रह गई है। उफ, कितने अच्छे मूड में घर लौटी थी मैं, पर 5 मिनट में सब हवा हो गया। मुझे मालूम है मेरी इतनी सी खुशी भी यहाँ किसी से सही थोड़ी जाती है। सुषमा के शुरू होते ही अम्मा जी उठकर कमरे में चली आई थीं, पर अनचाहे ही उसके वाक्य उनके कानों में टकरा रहे थे। शुक्ला जी सौम्य स्वर में समझा रहे थे, यूं जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? जानती हो अम्मा को फिर कितना संकोच हो जाता है। उन्हें क्यों संकोच होगा? शुरुआत तो वे ही करती हैं। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, अम्मा को बीच में मत लपेटो। वो तो कभी कुछ कहती भी नहीं है। तो चाय की पत्ती की बात किसने उठाई थी? मैंने? सुषमा ने फुफकार कर कहा, वे उतनी सीधी नहीं है जितना आप समझते हैं। पूरे 5 साल काटे हैं मैंने उनके साथ, और मैं ही जानती हूँ कि वे 5 साल मैंने कैसे काटे। जब भी मियाँ बीबी की झड़प होती, बहू उन 5 सालों का जिक्र जरूर करती है। उनका अक्सर मन होता है कि जाकर दोनों के बीच में कूद पड़ें और बहू से पूछे कि ऐसा उन्होंने क्या कह डाया था। उस समय तो घर में खुद उनकी सास मौजूद थी। उन्हीं की जिद के कारण ही तो मुन्ने की पढ़ते में शादी करनी पड़ी थी। इंजीनियरिंग का दूसरा ही तो साल था। शादी का कोई इरादा भी नहीं था, पर दादी को पड़पोता देखने का चाव था। सोने की सीढ़ी चढ़कर स्वर्ग जाने की तमन्ना थी, और उनकी बात उस घर में पत्थर की लकीर थी। उसे टालने का सवाल ही नहीं था। ब्याह कर आई थी तब सुषमा जमा 16 साल की थी, 8वीं में पढ़ रही थी। परीक्षा होते ही तुरंत फुरत गौना भी करा लिया गया। 4 साल के भीतर घर में 2 नन्हे प्राणी भी आ गए। बहू उन दिनों का जिक्र किसी जेलखाने की तरह करती है, पर सच तो यह है कि उन दिनों उसे आँख की पुतली की तरह सहेजा गया था। पूरे घर का प्यार उस पर, उसके बच्चों पर बरसता था। थोड़ी बंदिशें तो थीं, पर गांव घर की बहू होने के नाते वे उन पर भी थीं। जब तक सास जीवित थीं, वे खुद हाथ भर का घूंघट निकालती रहीं। और गांव में काम तो लगकर करना ही पड़ता है। कम से कम रसोई पानी के लिए तो घर की बहुओं को ही खटना पड़ता है। जैसे ही मुन्ने की नौकरी लगी, बहू तो ऐसे हुलस उठी जैसे पिंजरे की पंछी को उड़ने का मौका मिल गया हो। उसके साथ बच्चे भी चले गए और घर आंगन एकदम सूना हो गया। शहर जाते ही बहू को पढ़ाई की धुन सवार हुई। बेटे की भी यही इच्छा थी। 4 लोगों के बीच में अनपढ़ बीवी को लेकर उठना बैठना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर, फिर बीए। हर साल उसकी परीक्षा के 2-3 महीने पहले से बच्चे गांव में आ जाते। घर गुलजार हो जाता। जब बच्चे भी पढ़ने वाले हो गए तो सुषमा की परीक्षा से 2 दिन पहले दादी शहर आ जाती। पढ़ लिख कर सुषमा की तो जैसे काया पलट हो गई। वो गुड़िया सी बहू तो पहचानने में ही नहीं आती। सुंदर तो खैर वो थी ही,
पर अब उसे अपने सौंदर्य को सहेजने का, संवारने का सलीका आ गया। पड़पोते का मुंह देखकर उनकी सास तो बरसों पहले संतुष्ट भाव से स्वर्ग सिधार गई थी। कुछ साल पहले बाबूजी भी चल बसे और अपना सब कुछ समेट कर वो बेटे के पास शहर चली आईं। पर अकेलापन तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। बेटे की जिम्मेदारियाँ ओहदे के साथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आधे दिन तो वो दौरे पर रहता है, यहाँ रहता है तो दफ्तर के कामों से घिरा रहता है। बहू का पैर तो घर में टिकता ही नहीं। बच्चे उनसे हिले हुए हैं, पर कुणाल तो इतनी दूर बेंगलोर में पढ़ रहा है। एक रंजना ही है जिसके दम से घर में थोड़ी रौनक हो जाती है। जब तक घर में रहती है हंगामा किए रहती है, लेकिन वो घर में रहती ही कितना है। आजकल तो दिन दिन भर उसकी सूरत देखने को तरस जाती हैं। अम्मा जी, मैं निकल रही हूँ, आप दरवाज़ा लगा लें। बहू ने रोज की तरह कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज़ दी। घुटनों पर हाथ देकर वे उठीं। धीरे धीरे चलकर बाहर तक आईं तो देखा बहू सोफे पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है। सास को देखकर बोली, मिसेज मित्तल की राह देख रही हूँ, आज वे ही मुझे पिकअप करेंगी। फिर वे भी सामने वाले सोफे पर बैठ गईं। हिम्मत जुटाकर बोली, तुमसे एक बात कहनी थी। सुषमा के चेहरे पर कई रंग आए और गए, पर सास का लिहाज करके नम्र स्वर में बोली, कहिए। आजकल रंजना बहुत देर से घर लौटती है और जब भी आती है उसके साथ एक लड़का होता है। कौन है? क्या पता कौन है। वो घर में कहाँ आता है, बस बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। उसके पापा से कहिए ना। उसके पीछे दफ्तर की 100 परेशानियां रहती हैं। घर की गाथा उसे कब तक सुनाऊं। वैसे भी लड़की की बात है, उसे तो माँ ही। तभी फ़ोन की घंटी बजी और उनकी बात अधूरी रह गई। बहू ने लपक कर चोंगा उठाया। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपको फाटक पर ही मिलूंगी, उसने मिश्री घुले स्वर में कहा। फिर फ़ोन रखते हुए बोली, चलती हूँ अम्मा जी, दूसरों की गाड़ी में लिफ्ट लेनी होती है ना, तो उनके 100 नखरे भी सहने पड़ते हैं। वो एकदम उठ खड़ी हुई। अम्मा जी चुपचाप उसे देखती ही रह गईं। बरामदा पार कर वो सीढ़ियाँ भी उतर गई। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो पलटी और बोली, अम्मा जी आप इतनी चिंता मत किया कीजिए, आजकल ये आम बात हो गई है। लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और वे कुछ जवाब देती इससे पहले ही वो गेट पर पहुंच गई थी। मिनट भर में ही एक लाल मारुति गेट पर रुकी और सुषमा उसमें बैठकर अंतर्धान हो गई। दरवाजे से लगी वो देर तक खड़ी सोचती रही, सुषमा इतनी बेफिक्र कैसे है, जबकि लड़की की माँ को तो कितना चौकस रहना चाहिए। उल्टे मुझे समझा रही है कि फिक्र मत कीजिए। माना कि उनकी ज़िंदगी देहात में बीती है, पर इतना तो वे भी समझती हैं कि अब ज़माना बदल गया है। लड़के लड़कियां अब आपस में खुलकर मिलते हैं, पहले किसी हिचक नहीं रही। ये लड़का भी अगर रंजना के और सहपाठियों की तरह घर में आता, चुहलबाजी करता, चाय नाश्ते की फरमाइश करता, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उसका घर से दूर दूर रहना ही सारे मामले को रहस्यमय बनाई दे रहा है। अनपढ़ है तो क्या, उनकी आंखों ने दुनिया देख रखी है। किसी भी गलत बात को वे तुरंत पकड़ लेती हैं। आज वे रंजना के लिए परेशान है, एक बार सुषमा के लिए भी परेशान हुई थी। उन दिनों सुषमा बीए की परीक्षा दे रही थी। सभी विषयों के लिए अलग अलग मास्टर रखे हुए थे। अम्मा जी परीक्षा के 2 महीने पहले से आ गई थीं ताकि बच्चों की देखभाल कर सकें और सुषमा निश्चिंत होकर पढ़ सके। उन दिनों अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 24-25 साल का एक दुबला पतला सांवला सा लड़का आता था। ट्यूशन उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि उसके कपड़ों से, चेहरे से साफ जाहिर होता था कि उसके घर की स्थिति खास अच्छी नहीं है। एक दिन किसी जरूरी टेलीफोन का संदेश देने के लिए वे कमरे में गईं तो दरवाजे पर ही खड़ी रह गईं। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुषमा कॉपी पर झुककर कुछ लिख रही थी और वो लड़का एकटक उसे देखे जा रहा था। लगता था जैसे आंखों ही आंखों में उसके रूप को पी जाएगा। उसके बाद तो उनके दिल में जैसे हौल बैठ गई। वे इस ट्यूशन की खास चौकसी करने लगीं। किसी न किसी बहाने आसपास ही मंडराती रहती। कभी कभी तो बच्चों को नौकर के भरोसे छोड़कर चाय नाश्ता भी खुद ही दे आती। उन्हें जैसे डर बैठ गया था कि जरा सी गफलत हुई नहीं कि कोई उनकी बहू को उड़ा ले जाएगा। उनकी घबराहट अकारण भी नहीं थी। वे अनुभव करने लगी थीं कि इस ट्यूशन के लिए बहुरानी ज़्यादा व्यग्र रहती है। जिस दिन अंग्रेजी वाले सर का टर्न होता, वो सास श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देती। उस दिन नाश्ता भी खास ही बनता। बहू के कान गेट पर और नज़र घड़ी पर लगी होती। 4 से 4:15 होने पर भी उसे घबराहट होने लगती। इतनी बेसब्री से तो उसने कभी पति की भी प्रतीक्षा नहीं की होगी। बात ऐसी थी कि वो किसी से कह नहीं सकती थी। बेटे से कहने का तो सवाल ही नहीं था।
कई बार सोचती ये उनका भ्रम ही हो, फिर भगवान से मनाती कि ये उनका भ्रम ही निकले। भगवान ने उनकी प्रार्थना थोड़े अलग ढंग से सुन ली। मास्टर जी को किसी बैंक में नौकरी मिल गई और वे सबसे राम राम करके चले गए। अम्मा जी ने चैन की सांस ली। बीए में 3rd डिवीज़न आई तो सुषमा ने भी पढ़ाई से छुट्टी पा ली। डिग्री तो मिल ही गई थी, अफसर बिरादरी में उठने बैठने काबिल तो वो हुई ही गई थी। पापा, कल आप घर पर ही रहेंगे ना? रंजना ने टीवी की आवाज़ धीमे करते हुए पूछा। कल? लेट मी थिंक, संडे है ना? हाँ, सुबह तो घर पर ही हूँ, शाम को ज़रूरी मंत्री जी के यहाँ जाना है, एक असेंबली क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो ठीक है, मैं सुबह सुनील को लेकर आती हूँ, 10 बजे ठीक रहेगा ना? ये सुनील कौन है? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? सुनील मतलब सुनील रायजादा, मेरा क्लासमेट है, टॉपर है हमारी क्लास का, और वो आपसे मिलना नहीं चाहता बल्कि मैं उससे मिलवाना चाहती हूँ। क्यों? एक क्षण रंजना चुप रही, फिर जैसे सारा साहस बटोर कर बोली, इसलिए कि वो सिर्फ मेरा क्लासमेट नहीं है और भी बहुत कुछ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़र उसे देख लें। तो कल सुबह 10 बजे, ओके? और टीवी की आवाज़ को पूर्ववत करके रंजना अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही कमरे में एक हताश सा मौन छा गया। इतना अच्छा सीरियल आ रहा था पर इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। सुषमा ने तैश में उठकर टीवी बंद किया और पति से मुखातिब होकर बोली, कौन है ये सुनील और उसे वो घर पर क्यों लाना चाहती है? कौन है ये तो तुमने सुन ही लिया है, और उसे घर पर क्यों बुलाया जा रहा है इसका अंदाज तुम खुद कर सकती हो। वैसे उसका इशारा काफ़ी स्पष्ट था, अनुमान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहू, अम्मा जी अपनी आराम कुर्सी पर तनिक उठकर बैठ गईं और बोलीं, मेरे ख्याल से ये वही लड़का है। कौन सा? एक बार तुम्हें बताया नहीं था? अच्छा वो, मैं तो सोच रही थी कोई क्लास फेलो होगा, साथ चला आता होगा। ये थोड़ी ही पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे क्या पता था कि इनके इतनी जल्दी पर निकल आएंगे। अभी धरती से निकले देर हुई नहीं, और तुम्हें पता होना चाहिए था। आखिर माँ हो तुम उसकी, इतनी खोज खबर तो रख सकती हो। आप भी तो उसके बाप हैं, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये तो हुआ नहीं कि कसकर डांट लगा देते, बस बुत बने बैठे रहे। साफ मना क्यों नहीं करते बनता था? किस बात के लिए मना करता? उसने मुझसे कुछ पूछा भी था? सिर्फ मिलने का समय मांगा था। कहो तो उससे मुकर जाऊं। सुबह किसी मीटिंग के बहाने ऑफिस निकल जाऊंगा, पर उससे कोई फर्क थोड़ी ही पड़ेगा। आपके लिए तो कुछ नहीं होगा, तो तुम ही कुछ जौहर दिखा दो। अम्मा जी समझ गई कि अब पति पत्नी में जमकर ठनने वाली है। बिटिया का गुस्सा अब दोनों एक दूसरे पर ही उतारेंगे। ऐसे में उन्हें वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा। नींद का बहाना करके वह धीरे से उठाई, पर शुक्ला जी इतने भरे हुए थे कि माँ के बाहर जाने तक भी उन्हें सब्र नहीं हुआ। बोले, एक बात अच्छी तरह समझ लो सुषमा, ये सब तुम्हारा किया कराया ही आगे आ रहा है। मेरा? हाँ, जब देखो तब उसे रूप रंग को लेकर कोसती रहती थी। कितनी बार समझाया होगा कि ये ठीक नहीं है। उसके मन में हीन भावना बैठ जाएगी। अब वही हुआ ना, वो मन ही मन कॉम्प्लेक्स से इतनी ग्रस्त हो गई कि जो भी पहला हाथ आगे बढ़ा उसने थाम लिया। हाँ हाँ, इस घर में तो जो भी गलत सलत हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। धीरे धीरे डग भरते हुए अम्मा जी अपने कमरे में पहुंच गई थी। सुषमा की सिसकियां उनका कमरे तक पीछा करती रहीं। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा ठेल दिया और बिस्तर पर लुढ़क गईं। बिस्तर पर लेट तो गईं, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। बेटे के शब्द कानों में अब भी गूंज रहे थे। गुस्से में ही सही, आज उसने एक खरी बात कही थी। वे खुद बहू को हर बार टोकना चाहती थी, पर हिम्मत ही न पड़ती थी। उनके बस में तो इतना ही था कि रोती सुबकती रंजना को छाती में छुपा लें और दिलासा दें। ये सच है कि रंजना माँ जैसी गोरी चिट्टी नहीं है, पर तवे जैसी काली भी नहीं है। नैन नक्श तो उसके कितने तीखे हैं, पर बहू को कभी सुंदर लगती ही नहीं। हमेशा कहती हैं, मेरी कोख से एक कुब्जा महारानी कहाँ से पैदा हो गई। उसकी सहेलियां भी उसके सुर में सुर मिलाती हैं, मिसेस शुक्ला, ये रंजना तो कहीं से आपकी बेटी ही नहीं लगती। सच भगवान ने बड़ी गलती कर दी, इसे बेटा बना देते। कुणाल अगर बेटी बनकर पैदा होता तो कितना सुंदर लगता। कुणाल माँ की तरह गोरा है, शायद इसलिए माँ का लाडला भी है। रंजना तो हमेशा से माँ के प्यार के लिए तरसती रह गई। ऐसे अवसर एक नहीं अनेक आए हैं जब वो माँ की निर्मम झिड़की खाकर आहत हुई है। तब दादी को ही उसका हौसला बढ़ाना पड़ा है। शायद इसीलिए दादी और पोती के बीच एक अटूट रिश्ता कायम हो गया है। उन्हें एक घटना याद आई। शायद स्कूल में कोई जलसा था। एक पौराणिक नाटक में रंजना राजा की भूमिका कर रही थी। उसमें पीताम्बर की तरह पहनने के लिए उसने माँ की जरी की साड़ी मांगी थी। सुषमा तो एकदम तुनक गई। जरी की साड़ियों का क्या होगा,
तुम्हें कोई रानी महारानी का पार्ट तो मिलने से रहा। रंजना चुप रह गई। उसने फिर माँ को अपनी भूमिका के विषय में कुछ भी नहीं बताया। माँ का वैसे भी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट ना था। उसकी राजदार तो दादी थी, उन्हीं के सामने वो रोज़ रिहर्सल करती थी। उसके स्कूल की एक एक बात का ब्यौरा दादी के पास था। मम्मी को तो ये सब सुनाने की इच्छा भी नहीं होती थी। मम्मी से टका सा जवाब पाने के बाद तो बस दादी का ही आसरा था। अपनी लाडली पोती के लिए फिर दादी ने अपना खजाना खोला। असली जरी की साड़ियाँ और रेशमी दुपट्टों को अर्जेंट में देकर ड्राई क्लीन करवाया। अपनी असली मोतियों की सतलड़ी और बाजूबंद भी उन्होंने बेझिझक होकर रंजना को सौंप दिए। ये सब तो वे उसी के लिए सहेजे हुए थी। उस दिन स्टेज पर जिसने रंजना को देखा देखता ही रह गया। इतनी भव्य और आकर्षक लग रही थी कि खुशी के मारे दादी के तो आंसू निकल आए थे। घर आते ही उन्होंने बिटिया की नज़र उतारी थी, पर बहू की वही मुर्गे की एक टांग। इसीलिए तो मेरी सहेलियां कहती हैं कि इसे तो बेटा बनकर पैदा होना था। एक हादसा और याद आ रहा है। जब उसने कॉलेज आना जाना नया शुरू किया था, स्कूल में तो वो हमेशा अव्वल आती थी। इस बार बोर्ड की परीक्षा थी। उसके पापा ने वादा किया था कि अगर पहले 25 बच्चों में उसका नाम होगा तो वे उसे गाड़ी ले देंगे। बेटी ने बाप का अरमान पूरा किया और बाप ने अपना वादा निभाया। कॉलेज जाते हुए उसे मुश्किल से तब 3-4 दिन ही हुए होंगे। एक दिन लौटी तो दादी देखकर सकते में आ गई। कपड़े और बाल धूल से सने हुए थे। कोहनी और हथेलियाँ छिल गई थीं और पैर में भी हल्की सी मोच आ गई थी। उन्होंने बहू को तुरंत ही गर्म दूध और हल्दी लाने का आदेश दिया। फिर बिटिया के मुंह हाथ धुलवाए और पास बिठाकर हालचाल पूछने लगी। रंजना ने सुबकते हुए बताया कि वो कॉलेज से लौट रही थी तो 3-4 लड़कों ने उससे घेर लिया। वे 2 गाड़ियों में सवार थे और उसके दाएं बाएं आगे पीछे चक्कर काटने लगे। उनसे बचने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। उसके गिरते ही वे लोग हो हो करके हंसते हुए भाग गए। दरअसल रंजना को मामूली ही खरोंचें आई थीं, पर अपमान की चोट ज़्यादा गहरी थी। इस बीच सड़क पर गिरना और उन लोगों का हंसना उससे तिलमिला गया था। उसे तो दूसरे दिन कॉलेज जाने में भी शर्म आ रही थी। पर रंजना क्या जानती थी कि इससे भी बड़ा अपमान तो उसे अभी और घर में ही सहना है। अभी वो दादी को अपनी दास्तान सुना ही रही थी कि दूध का गिलास दंड से मेज पर रखते हुए सुषमा बोली, गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो पहले ढंग से सीख तो लेती। बेकार ही दूसरों पर तोहमत लगा रही है। इसे भला कोई क्यों छिड़ेगा? किसी का दिमाग खराब हुआ है? क्षण भर को तो रंजना भी अपना रोना भूल गई। अम्मा जी तमक कर बोली, बहू तुम माँ हो कि? गुस्से के मारे उनके मुंह से पूरी बात ही नहीं निकली। डायन हूँ यही कहना चाहती हैं ना आप? अच्छा है, बच्चों के सामने इसी तरह मेरा अपमान करती रहिएगा, तभी तो ये लोग मुझे किसी गिनती में नहीं लाते। रंजना उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अम्मा जी ने बुझे स्वर में कहा, मेरा ये मतलब नहीं था बेटी, तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। देख तो रही हो कि लड़की कितनी डरी हुई है। तुम्हें चाहिए था कि पास बिठाकर उसे पुचकारती, हौसला बंधाती, पर तुम तो जाने कहाँ की बात ले बैठी। एक बात ध्यान रखो बहू कि लड़के तो लड़कियों को छेड़ते ही हैं। उसके लिए अप्सरा होना कोई ज़रूरी नहीं है, और अपनी उम्र में तो हर लड़की अच्छी लगती है। उस रात रंजना बहुत रोई। बार बार पूछ रही थी, दादी क्या मैं सचमुच इतनी बदसूरत हूँ? अपनी शक्ल सूरत को लेकर माँ की टिप्पणियाँ तो वो बचपन से सुनती आई थी, पर इस बार चोट ज़्यादा गहरी थी और शायद उम्र का असर था। दादी उसे बार बार दिलासा दे रही थी कि रंग जरा दबा हुआ है तो क्या हुआ, उसके नैन नक्श तो हजारों में एक हैं। तो फिर मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती? तुम उनकी सी गोरी चिट्टी नहीं हो ना, इसलिए। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी उस जैसी हो, पर तुम तो अपने पापा जैसी हो। जानती हो, पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यवान होती है। देखना तुम एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी, तब दादी की बात याद आएगी। बेशक ये बात उन्होंने रंजना को दिलासा देने के लिए कही थी, पर वो एकदम गलत भी नहीं थी। रंजना सिर्फ पितृमुखी ही नहीं थी, उसने विद्या और बुद्धि भी अपने पिता की पाई थी। चाहती तो बड़ी आसानी से इंजीनियरिंग में दाखिला पा लेती, पर उसका रुझान इस ओर था नहीं। कहती, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर होशियार बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। मैं तो कलेक्टर बनूंगी, तब देखना दादी, ये भैया लोग मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। पिछले दिनों उसने कोई परीक्षा पास भी की थी। तब शुक्ला जी ने माँ को बताया था कि कलेक्ट्री की पहली परीक्षा है। दूसरी परीक्षा में अच्छे नंबरों से निकल जाएगी तो कलेक्टर बन जाएगी। और किसी को हो ना हो, दादी को पूरा विश्वास है कि रंजना का सपना पूरा होगा। उसमें उतनी काबिलियत है। मुश्किल तो कुणाल के साथ है। उसे इंजीनियर बनाने के लिए आमों का बगीचा और 2 खेत बेचने पड़े हैं, तब जाकर बेंगलोर में दाखिला हुआ है।
पुरखों की जायदाद बेचने के लिए मुन्ना जरा भी तैयार नहीं था, पर माँ बेटे की जिद के आगे हार गया। फिर भी अम्मा के आगे मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर घर का वातावरण और बेटे की परेशानी देखकर उन्होंने आगे बढ़कर स्वीकृति दे दी। वैसे भी उन्हें कौन सा छाती पर लाद कर ले जाना था, रखना भी तो इन्हीं लोगों के लिए था, इसलिए इन्हीं लोगों के लिए बेच भी दिया। वे तो अब सारे जंजालों से मुक्त ही हो गई हैं, बस थोड़ा सा मोह है तो रंजना की शादी देखने का। ठीक 9:30 बजे रंजना की गाड़ी गेट के बाहर चली गई तो शुक्ला जी भीतर आए। गोवर्धन का संडे ऑफ था, इसलिए सुषमा किचन में ही थी। किचन के दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने आवाज़ दी, श्रीमती जी आप अभी रसोई में ही हैं, तैयार नहीं होंगी? जाना कहाँ है? अरे इतनी जल्दी भूल गई, 10 बजे आपके भाभी जमाता पधार रहे हैं ना? तो आपने उसे भाभी जमाता भी मान लिया? जो कुछ भी मानना है वो तुम्हारी बिटिया मान चुकी है, हमें तो बस या तो स्वीकृति देनी है या असहमति जतानी है। आप तो ऐसे तैयार हो गए हैं जैसे बारात की अगवानी करने जा रहे हैं। घर आए मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ता है, इसी को तो कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठीक ऐसा भी नहीं है भगवान, उसने मुझसे पूछ कर समय लिया है, उसी समय मना कर देता तो ठीक था, पर यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं अचकचा गया। यूं तो उसने अब भी जाने से पहले मुझसे पूछा था, पर एक बार हाँ करने के बाद मुकरना अच्छा नहीं लगा। फिर एक नज़र देख लेने में क्या बुराई है, पता तो चले अपनी बिटिया की पसंद कैसी है। उस बित्ते भर की लड़की की पसंद क्या और नापसंद क्या, जरा कसकर डांट लगाइए, राह पर आ जाएगी। माई डियर लेडी, आप कैसी माँ हैं? क्या आपको अपनी बेटी की जन्म तिथि भी याद नहीं? जानती हैं पिछले अगस्त में वो 21 पूरे कर चुकी है। तो 21 की हो गई तो क्या बड़ी बुजुर्ग हो गई है? जानते हैं 21 साल की लड़कियां आजकल स्कर्ट ब्लाउज पहनती हैं। क्या पता, मैं तो 21 साल की उम्र में रंजना का बाप बन गया था। तो अब 42 साल की उम्र में ससुर बन जाइए, भगवान ने चाहा तो अगले साल नाना भी बन जाएंगे। ये तो सृष्टि का क्रम है सुषमा, मेरे रोके से थोड़ी ही रुकेगा। अम्मा कहाँ हैं? एक नज़र वे भी देख लेती। अम्मा जी पिछले बरामदे में बैठी माला जप रही थी, पर कान सब भीतर को ही थे। बेटे की आवाज़ सुनते ही बोली, मैं यहाँ हूँ मुन्ना, क्या बात है? वो लड़का आ रहा है, तुम भी देख लेना। अरे उन्हें देखने सुनने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो राई रत्ती पता होगा। बिटिया हर बात दादी के आगे ही तो उगलती है। कसम ले लो बहू, जो मुझे इस बारे में ज़रा भी पता हो। मैंने तो जो भी सुना कल पहली बार सुना। थोड़ी हैरत भी हुई, पर रंजना ने ठीक ही किया, ये बात पहले बाप से ही कहनी चाहिए थी। दुनिया जहान की लड़कियां तो ऐसी बातें पहले माँ से कहती हैं, पर इसका तो सारा ढंग ही उल्टा है। उनका मन हुआ कि कह दें, दुनिया जहान की माताएं अपनी बेटियों पर जान छिड़कती हैं, तुम्हारी तरह हमेशा दुरदुराती नहीं हैं। तभी 2 गाड़ियां गेट में प्रविष्ट हुईं और बात वहीं रह गई। शुक्ला जी बाहर चले गए, पीछे पीछे सुषमा भी गई। वे ओट में खड़ी हो गईं। रंजना के साथ जो लड़का सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे उनकी बूढ़ी आंखों ने कई बार दूर से और शाम के झुटपुटे में देखा था, इसलिए वे कभी अनुमान न कर सकी कि वो इतना सुंदर होगा। उजला सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले बाल, 6 फुटा कद और भरी पूरी देह यष्टि। लड़की इसे दिल दे बैठी है तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वो क्या देख कर रीझा होगा, उन्होंने सोचा और अपनी जबान काट ली। ये क्या हो गया है उन्हें, वे तो ठीक बहू की तरह सोचने लगी हैं। दादी सुनील तुम्हें कैसा लगा? रात को दादी की गोद में मुंह छिपाते हुए रंजना ने पूछा। उत्तर में दादी ने वही प्रश्न पूछ लिया जो कल से उनके मन में कुलबुला रहा था। सुन, ये राय जाता लोग कौन होते हैं? कौन मतलब ब्राह्मण है कि बनिया, कायस्थ है कि ठाकुर, पता तो चले। इससे क्या फर्क पड़ता है? वाह, पड़ता कैसे नहीं, ब्याह शादी में जात बिरादरी देखनी ही पड़ती है। रंजना थोड़ी देर चुप रही, फिर कातर स्वर में बोली, दादी इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना है। अगर तुम भी जात बिरादरी के पछड़े में पड़ जाओगी तो मुसीबत होगी। लड़ाई कैसी? ये शादी ब्याह का मामला है, कोई दंगल थोड़े ही है। एक तरह से दंगल ही तो है। सुबह देखती मम्मी पापा सुनील पर कैसे पिल पड़े थे। मम्मी ने उसकी 7 पुश्तों का हिसाब मांग लिया था और पापा तो जिरह में वकीलों को भी मात दे रहे थे, बेचारा सुनील। देखो बेटे, कोई औचक ही थोड़ी बेटी को ब्याह देता है, पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। सारी बातें तुम ही खुलकर पापा को बता देती तो पूछताछ करने की जरूरत ही क्या थी। पर तुम तो बस एक ढेला सा मार कर चल दी, फिर तुम्हारा पापा बेचारा क्या करता? पर पूछने का भी एक ढंग होता है दादी माँ। उन्हें इस बात पर हंसी आ गई थी, पर रंजना का आवेश देखकर वे उसे दबा गईं। फिर संयत स्वर में बोली, एक बात पूछूं बिटिया, ये एकाएक तुम्हें क्या सूझा जो ये बात ले बैठी? कोई आज ही तुम्हारी डोली तो उठ नहीं रही थी।
जो तुमने एक किस्सा छेड़ दिया, ऐसी हड़बड़ी क्या थी? परीक्षा तो हो जाने देती, फिर आराम से बात कर लेती। अभी दिमाग खराब करने से क्या फ़ायदा? मैंने भी यही सोचा था, पर पता नहीं क्यों दिमाग मेरा अभी से खराब हुआ जा रहा है। पिछले 8-10 दिनों से मैं एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाई हूँ। जब भी पढ़ने बैठती हूँ अजीब अजीब ख्याल आते हैं। रात को सोती हूँ तो बुरे बुरे सपने आते हैं। इसलिए सोचा कि एक बार हिम्मत करके आप लोगों को बता ही दूँ, कुछ तो टेंशन कम हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि फैसला अगर तुम्हारे हक में ना हुआ तो तुम्हारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। फैसला तो मैंने कर लिया है दादी माँ, रंजना ने दृढ़ स्वर में कहा। पर जब तक आप लोगों को बताया नहीं था मन पर एक बोझ था। अब आप लोग नाराज हों तो आपकी मर्जी। मैंने कोई काम छिपा कर नहीं करना चाहा, इसलिए बता दिया। मतलब तुमने अपने मन का बोझ तो उतार दिया है, पर अब हम लोग उस बोझ को ढोते फिरें, यही ना? ईमानदारी की बात तो ये है दादी माँ कि मैंने आप लोगों का भी, खासकर पापा का भी बोझ उतार दिया है। अगर मैंने अपना फैसला खुद न कर लिया होता तो जानती है क्या होता? पापा मेरे लिए जूते चटकाते फिरते, 10 जगह मेरा प्रदर्शन होता और उन 10 जगहों से मेरे लिए ना आ जाती। कहीं बात पक्की होने तक मेरा तो जो भी हाल होता, पर पापा भी तब तक राख ही हो जाते। ऐसा जरूरी नहीं है बिटिया, शादी तो संयोग की बात है। अच्छे ग्रह हों तो पहली जगह ही बात पक्की हो जाती है। मेरे ग्रह शायद उतने अच्छे नहीं हैं दादी माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पापा मेरा रिश्ता अच्छी से अच्छी जगह करना चाहेंगे। जिस स्टैंडर्ड का दूल्हा वे ढूंढेंगे वो अपने लिए अपूर्व सुंदरी की कामना करेगा। कन्या अगर सुंदर ना हो तो मुआवजे के तौर पर बोरी भर रुपए की मांग करेगा। मैं जानती हूँ कि मैं अपूर्व तो क्या साधारण सी सुंदरी भी नहीं हूँ, पर अपने रूप की एवज में रुपयों से तुलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए आप सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अपने साथ साथ पापा को भी इस यातना चक्र से उबार लिया है। अच्छा दादी माँ, अब सोऊंगी, गुड नाइट। रंजना तो गुड नाइट कहकर सोने चली गई। अपने मन का बोझ हल्का कर वो तो शायद ठीक से सोई भी होगी, पर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। रंजना की बातें मन को मथती रहीं। बुढ़ापे का यही तो दोष है, हर बात मन को लग जाती है और उसी सोच में मन बिसूरता रहता है। वैसे रंजना ठीक ही कह रही थी। जब से देखने दिखाने का रिवाज चल पड़ा है, लड़कियों की तो शामत आ गई है। पहले लोग घराना देखते थे, कुल गोत्र देखते थे। भले घर की लड़कियों को देखने की कोई मांग नहीं करता था, और एक बार देखने के बाद तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो सब उल्टा हो गया है। लोग लड़की जरूर देखेंगे, लड़की देखना भी एक समारोह हो गया है। लड़के वाले पूरा कुनबा लेकर आते हैं और लड़की वाले उनके स्वागत में बिछ जाते हैं। कभी कभी तो एक बार देखकर संतोष नहीं होता, 2-4 बार देखेंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे और फिर कोई मीन मेख निकाल कर टका सा जवाब दे देंगे। एक शादी का खर्च तो इस देखने दिखाने में ही खर्च हो जाता है। और फिर ऐसे में देखते क्या है, सिर्फ रूप ही तो। रूप का अर्थ भी तो अब सिर्फ रंग रह गया है। गुणों की तो कोई कदर है ही नहीं। विद्या बुद्धि की कोई पूछ परख नहीं होती। सब गोरी चमड़ी पर रीझते हैं। रंजना जैसी लड़की इस नुमाइश में कब तक खड़ी रह सकती थी? उन्हें याद आया, त्रिपाठी जी की कुमुद कॉलेज में पढ़ाती थी, इतना अच्छा गाती थी, पर शादी के लिए पूरे 35 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। तिस पर भी कुंवारा वर तो जुटा ही नहीं, 3 बच्चों के बाप से भांवरे लेनी पड़ी। सोलंकी जी की श्यामा के लिए भी घर वाले कितना परेशान हो गए थे। फोटो तो हर कोई पसंद कर लेता था, पर सामने पड़ते ही सबके मुंह सिकुड़ जाते। हार कर उन लोगों ने दहेज की रकम में एकदम 50,000 की बढ़ोतरी कर दी और बरेली वालों की ना हाँ में बदल गई। रंजना कितना बौखलाई थी उस दिन। बोली, पता नहीं श्यामा दीदी को ऐसी क्या मजबूरी थी। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर यदि शादी करनी पड़े तो मैं तो कभी ना करूं। लाल साहब की प्रमिला को एक जगह पसंद तो कर लिया था, पर वे लोग तारीख ही नहीं दे रहे थे। 8 महीने तक उन्हें हिलगाए रखा। इस बीच दूसरी लड़कियां देखते रहे, पर शायद प्रमिला से अच्छी लड़की उनके भाग्य में नहीं थी। हार कर फिर खुद ही लाल साहब के यहाँ संदेश भिजवाया गया। वे लोग तो जैसे तैयारी बैठे थे, फौरन भागे भागे गए और शगुन दे आए। उस बार भी रंजना बहुत बिगड़ी थी। बोली, कम से कम एक बार तो प्रमिला जिज्जी मना कर देती, जरा वे लोग भी तो अपमान का स्वाद चखते। पर ऐसा कहाँ होता है। लड़की के माँ बाप को तो उसे विदा करने की जल्दी पड़ी होती है। लड़कियां भी देखने दिखाने के चक्कर में इतना ऊब जाती हैं कि कहीं से हाँ आते ही वे अपने आप को धन्य समझने लगती हैं। मान अपमान का होश ही नहीं रहता। मल्होत्रा साहब की बीना का भी तो यही किस्सा है। जब तक बैंक में नौकरी नहीं लगी थी तो रिश्ते टूटते रहे। जैसे ही ऑर्डर आया, पहली जगह से स्वीकृति आ गई। माँ बाप तो सिर्फ उसके पहले वेतन का ही आनंद उठा पाए, उसके बाद तो सगाई ही हो गई।
रंजना ठीक ही कहती है, लड़का ढूंढने निकलेंगे तो सिवाय अपमान के कुछ हाथ नहीं आएगा। इससे तो जो उसने खुद ढूंढ लिया है वही ठीक है, बस जात कुजात का ना हो। और क्या पता ये लड़का भी उसके बाप की नौकरी पर ही रिझा हो। लाख होशियार सही, रंजना है तो बच्ची ही। वे मन ही मन बहुत व्याकुल हो उठी। बहुत दिनों बाद उनके शांत एकरस जीवन में एक छोटा सा तूफान आया था और वे बेचैन हो गई थीं। वे रंजना को अपने अंतर्मन से प्यार करती थीं, इसीलिए उसका जरा सा भी अहित उनके लिए असहनीय था। वे अपनी चिंता औरों के साथ बांटना चाहती थीं, पर रंजना के माँ बाप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे। शुक्ला जी तो हमेशा से गंभीर थे, अपने काम से काम रखते थे, पर सुषमा को तो हर ऐसी वैसी बात में रस था। पूरी कॉलोनी की खोज खबर रखती थी, फिर पता नहीं बेटी में ही ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रही थी। आखिर उनसे रहा नहीं गया। मौका देखकर एक दिन उन्होंने बात छेड़ ही दी। वो उस दिन रंजना के साथ लड़का आया था, कैसा लगा? बेटे से पहले बहू ने तुनक कर जवाब दिया, आपने भी तो देखा था? हाँ देखा तो था, मुझे तो अच्छा लगा, मतलब देखने में तो सुंदर ही था। सुंदरता को क्या चाटना है, लड़कों की तो सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। सीरत भी सुना अच्छी ही है, रंजना बता रही थी, पढ़ने में बहुत होशियार है। होगा, मगर अभी तो ठनठन गोपाल है। मतलब यह कि घर का बहुत अमीर नहीं है। शुक्ला जी ने इतनी देर बाद मुंह खोला। बाप हेड क्लर्क है, बड़ा भाई हाई स्कूल में लेक्चरर है, बड़ी बहन अविवाहित है, नौकरी करके इसकी पढ़ाई का खर्च जुटा रही है, छोटी बहन भी ब्याहने लायक हो गई है। ये समझ लीजिए कि 3 कमरों में 13 लोग रहते हैं। ऐसे घर में आपकी लाडली बसर कर लेगी? बहू ने टहुका दिया। अगर ये घर उसने अपनी मर्जी से चुना है तो जरूर कर लेगी। खैर ये तो सब बात की बातें हैं। अव्वल तो ये कि ये शादी हो ही नहीं सकती, लड़का अपनी जाति का नहीं है। बेटे की बात सुनकर उन्हें बड़ी राहत मिली। फिर भी उसका मन टटोलने के लिए कहा, अरे आजकल जात बिरादरी कौन देखता है? हम तो देखते हैं, तुम तो देखती हो, और अम्मा तुम्हारे रहते तो घर में ये काम हो ही नहीं सकता। बेटे की अपने प्रति भक्ति देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति हुई, पर दूसरे ही क्षण रंजना की वो बात याद आ गई तो बोली, लड़की ने अगर पक्का फैसला कर लिया हो तो उसे फैसला बदलना होगा। और अम्मा अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें उसे समझाना होगा, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी, मुझे विश्वास है। सिर्फ जाति बिरादरी की बात नहीं है, वो घर परिवार भी उसके लायक नहीं है। वो तो बच्ची है, कुछ समझती नहीं है, उसका भला बुरा हमें ही तो सोचना है। बेटे ने उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे रंजना जैसी खुददार लड़की का मन कैसे बदल पाएंगी। वे अपने मन में नित नए वाक्य विन्यास करती और अगली सुबह उन्हें भूल भी जाती। वे खुद इस बात को छेड़ना नहीं चाहती थीं और रंजना का रुख ऐसा था मानो उसने कभी ये बात उठाई ही ना हो। लगता था जैसे उसने सचमुच अपने मन का बोझ उतार फेंका था और वो जी जान से पढ़ाई में जुट गई थी। उस दिन के बाद वो लड़का भी फाटक पर नजर नहीं आया। शायद संकोच कर गया हो, या फिर हो सकता है रंजना की तरह वो भी पढ़ाई में ही डूब गया हो। लेकिन इस बीच शुक्ला जी एकाएक सक्रिय हो गए थे। रंजना के उस आकस्मिक ऐलान ने जैसे उन्हें याद दिला दिया था कि लड़की अब ब्याहने लायक हो गई है। दफ्तर की फाइलों से सिर उठाकर अब इस ओर देखना भी जरूरी है। घर आने वाली डाक में अब एकाएक इजाफा हो गया था। अम्मा से पूछकर उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों के पते नोट करना शुरू कर दिए थे। पहले फ़ोन का उपयोग बड़ी किफ़ायतदारी से करते थे। गैर सरकारी कामों के लिए फ़ोन का उपयोग उन्हें पसंद नहीं था। हालांकि उनकी पत्नी ने इस प्रतिबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। अब वे भी घंटों फ़ोन से कान लगाए बैठे रहते, दिन भर दूसरे शहरों के नंबर मिलाते रहते। पहले वे सुषमा पर नाराज़ होते थे, अब सुषमा फ़ोन से चिपके रहने के लिए उन पर भन्न भन्न करती रहती। जब भी मौका मिलता शुक्ला जी माँ और पत्नी को पास बिठाकर उनके सामने संभाव्य रिश्तों के प्रस्ताव रखते। वे चाहते सब लोग साथ मिलकर बैठकर चर्चा करें, विचार विनिमय करें। बेटे की कार्य तत्परता देखकर अम्मा जी तो खुश हो जाती, उनसे जैसी बनती वे राय भी दे देती, पर सुषमा तो अक्सर झल्ला पड़ती। ओफो, आपके पास क्या अब यही एक काम रह गया है? समझ में नहीं आता कि आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। शुक्ला जी कहते, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की श्रीमती जी तो बहुत देर हो जाएगी। उस दिन लड़की के तेवर तुमने भी देखे तो होंगे। यही तो रोना है, हमें तो ये मलाल है कि समय रहते माँ बाप ने हमें पढ़ने नहीं दिया, गुड़िया खेलने की उम्र में ही पकड़ कर ब्याह दिया। इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो चोंचले सूझ रहे हैं। शुक्ला जी माँ की ओर देखते और चुप हो जाते।
समझ जाते कि पत्नी से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना ही व्यर्थ है। अम्मा जी भी सोचती कि बहू क्या कभी बड़ी होगी कि नहीं। बीए की डिग्री तो उसने ले ली है, पर इसे अकल कब आएगी। उस दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह उमाशंकर जी का फ़ोन आया था। उनके साले के लड़के के लिए बात चल रही थी। पता चला लड़का अपनी माँ के साथ आया हुआ है, मिलने के लिए बुलाया है। अम्मा अब कैसे क्या करें, शुक्ला जी ने माँ से पूछा। लड़के वालों से मिलने का उनका ये पहला ही मौका था और वे नर्वस हो रहे थे। ऐसा करो तुम दोनों पहले हो आओ, लड़का जच जाए तो कल चाय पर बुला लेना। रंजना राजी हो जाएगी। उसे बताने की अभी ज़रूरत क्या है, तुम्हारे यहाँ अक्सर ही तो लोग बाग चाय पर आते रहते हैं। वैसे ही ये भी सही, अगर कुछ बात बनती दिखाई देगी तो फिर देखेंगे। पत्नी को तैयार होने का आदेश देकर शुक्ला जी कमरे में चहलकदमी करने लगे। अम्मा जी बैठकर कल के लिए योजना बनाने लगी। मदद के बहाने वे रंजना को घर में रोक तो लेंगी, पर उसे सजाना संवारना टेढ़ी खीर है। उसे जरा भी संदेह हुआ तो छिटक कर भाग खड़ी होगी। किसी दूसरी लड़की को ही ऐसे आयोजन के लिए सजते संवरते देखती है तो उबल पड़ती है। खुद तो इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। माँ ही अगर कुछ बहला फुसला कर ढंग से तैयार कर देती तो ठीक था, पर उसे अपने ही सिंगार पटार से फुर्सत नहीं है। उनका ये सोचना ही था कि खुशबू का एक झोंका सा कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे सुषमा। वे और शुक्ला जी उसे देखते ही रह गए। तैयार होने में उसने पूरे 45 मिनट ले लिए थे और उन्हें सार्थक भी किया था। गहरे फिरोजी रंग की पोचम पल्ली, मैच करता ब्लाउज, उसी से मेल खाती 2-2 दर्जन चूड़ियाँ, नीलाभ आभा जड़ाऊ कंगन और टॉप्स नेकलेस भी। ऊंचा सा जूड़ा, उसमें लटकती मोती की लड़ियाँ, गहरे मेकअप के साथ सतरंगी बिंदियाँ। श्रीमती जी, बड़ी देर बाद शुक्ला जी के मुंह से बोल फूटा। हम लोग किसी रिसेप्शन में नहीं जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। लड़की वालों की हैसियत से जा रहे हैं। ये क्यों भूलती हो कि अब तुम सास बनने जा रही हो। जाओ जल्दी से कोई सोबर सी साड़ी पहन कर आओ, वी आर ऑलरेडी लेट। सुषमा तो भावी समदिन पर अपने रूप का, अपने वैभव का रौब डालना चाह रही थी। पति की इस लताड़ ने सब मिट्टी कर दिया। ये अपमान उसका नहीं, उसके सौंदर्य का था, उसके श्रृंगार का था, और वो भी अपनी सास के सामने। वो एकदम तिलमिला उठी। क्यों पहनूं मैं सोबर साड़ी, कोई ज़बरदस्ती है? हमेशा दूसरे की ही मर्जी चलती रहेगी, मुझे अपने ढंग से जीने नहीं देगा कोई क्या? नन्ही सी उम्र में माँ बाप ने पकड़ कर भावरें डलवा दी। शादी का मतलब भी समझ नहीं पाई थी कि माँ बन गई। गृहस्थी में पहला कदम रखा तो गोद में 2 बच्चे थे। ना कहीं घूमना ना फिरना, ऊपर से पढ़ाई का बोझ और लाद दिया। अब जाकर जरा खुलकर सांस लेने लगी हूँ तो सास बना दो। अगले साल नानी भी बन जाऊंगी। फिर कहोगे अब रंगीन साड़ी मत पहनो, अब नानी बन गई हूँ तो। सुषमा बोल क्या रही थी, मानो फुफकार रही थी। अपना सारा आक्रोश उगल रही थी। माँ बेटे हतबुद्ध होकर सुन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके रोष का असली कारण क्या है। वो अपनी शादी से खफा है या रंजना की? उसे सास बनने से ऐतराज है या नानी बनने का खौफ है? अपने कमरे में जाकर सुषमा ने सारा श्रृंगार उतार फेंका और खटपाटी लेकर पड़ गई। उसे मनाने का असफल प्रयास करने के बाद शुक्ला जी माँ को लेकर चले गए। वैसे सारा उत्साह जाने से पहले ही निचुड़ गया था। वहाँ जाकर भी मन को कोई दिलासा नहीं मिला। वर महोदय मुश्किल से 5 मिनट बैठकर चले गए, जैसे उनका एक एक मिनट बड़ा कीमती हो। शेष समय पर उनकी माँ ने कब्जा कर लिया। वे तफसील से ये बताती रहीं कि उनके लायक बेटे के कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं और वे क्या क्या दे रहे हैं। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वे केवल उमाशंकर जी का लिहाज कर कानपुर से इतनी दूर लड़की देखने आई हैं। लौटते हुए माँ और बेटे के मुंह से एक साथ निकला, लोग कुछ जचे नहीं। और फिर दोनों को ही हंसी आ गई। इतनी देर से मन पर बना तनाव ढीला हुआ। फिर शुक्ला जी बोले, ये तो होना ही था, घर से चले थे तभी मुहूर्त खराब हो गया था। इसके बाद फिर लड़के देखने का सिलसिला बाकायदा शुरू हुआ। सुषमा ने बस पहली बार ही वो नाटक किया। बाद में वो बिना किसी हीले हवाले के पति के साथ जाती रही, पर उसे साथ ले जाना भी एक मुसीबत थी। लोग छूटते ही कहते, बिटिया तो माँ पर ही गई है ना, फिर तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर जब उन्हें पता चलता कि कन्या पितृमुखी है तो उनके चेहरे का भाव एकदम बदल जाता। दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत ही ना पड़ती। कई बार शुक्ला जी अकेले हुए आते। 1-2 बार माँ को भी साथ ले गए। अम्मा जी को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता कि लोग लड़की से ज़्यादा अन्य बातों में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें जानने की उत्सुकता रहती कि शुक्ला जी कितना खर्च कर सकते हैं, मतलब कितना वे अपने मन से देंगे और कितना निचोड़ा जा सकता है।
बड़ी निर्लज्जता से वे अपनी मांग सामने रखते। वे खर्च गिनवाते जो उन्होंने बेटे की पढ़ाई में किया था। कुछ लोगों का ये तकिया कलाम होता, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप शादी अच्छी कीजिए। इस अच्छी शादी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी। हर एक की परिकल्पनाएं अलग होती थीं। 11 मिठाइयों के मेनू कार्ड से लेकर 5 सितारा होटल तक सबका इसमें अंतर्भाव होता था। कुछ एक पिता बड़े आदर्शवादी निकले। लेन देन की घातक प्रथा के विरुद्ध उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दे डाला, पर शुक्ला जी अभी ढंग से खुश भी ना हो पाए थे कि असलियत सामने आ गई। 2 कुलदीपकों ने स्वयं आगे बढ़कर बात की। एक इंजीनियर महोदय थे जो अमेरिका जाना चाह रहे थे, एक डॉक्टर महोदय अमेरिका से लौटे थे और क्लिनिक खोलना चाह रहे थे। दोनों को ही रुपए चाहिए थे, बतौर कर्ज के। दहेज के तो वे सख्त खिलाफ थे। अब उन्होंने लोन के लिए भाभी ससुर को ही क्यों चुना, ये एक अलग विचारणीय विषय था। एक वर महोदय ने दिलेरी से अपने पीने पिलाने की आदत का ऐलान किया और साथ में ये भी कह दिया कि पहले सब कुछ साफ साफ इसलिए बताए दे रहे हैं कि बाद में इस बात को लेकर कोई टंटा बखेड़ा ना हो। शुक्ला जी ऐसे लोगों से मिलकर लौटते तो और परेशान हो उठते। अम्मा, ये दुनिया कहाँ जा रही है, लोगों को क्या हो गया है? अगर मेरे बेटी ना होती तो शायद मैं कभी जान ही ना पाता कि दुनिया में इतने लालची, नीच और स्वार्थी लोग भी होते हैं। एक दिन सुषमा अचानक बोल उठी, अभी हुआ ही क्या है? मतलब अभी तो तमाशा घर के बाहर ही चल रहा है। वे लोग घर पर आएंगे तब देखना। झुंड के झुंड आएंगे, ढेर सारा नाश्ता ठूसेंगे और जाकर टका सा जवाब दे देंगे। सुषमा, हाउ कैन यू? हम लोग अपनी ही बेटी की शादी की चर्चा कर रहे हैं, गली मोहल्ले की नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अभी से हथियार डाल देंगे तो काम कैसे होगा? हौसला रखिए, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। शुक्ला जी समझ ही नहीं पाए कि सुषमा के स्वर में व्यंग है या करुणा। वे निढाल होकर आराम कुर्सी में लेट गए और उन्होंने आंखें मूंद ली। उस दिन भी वे इसी तरह हताश और पस्त होकर लौटे थे। जिस लड़के को देखने गए थे उसने मणिपाल से मेडिकल किया था। उसका छोटा भाई भी वहां जाने के लिए तैयार खड़ा था। लड़के के डॉक्टर पिता की पहली और आखिरी शर्त ये थी कि जो शख्स उन्हें नगद 3 लाख देगा उसी की लड़की बहू बनकर घर में आएगी। उनका अपना नर्सिंग होम था, इसलिए दोनों बेटों का डॉक्टर बनना बहुत जरूरी था। उस निर्लज्ज प्रस्ताव से शुक्ला जी तिलमिला गए थे, पर पत्नी के सामने अपनी व्यथा कथा कहने का अब उनमें साहस नहीं था। अम्मा आंगन में खटोले पर बैठकर माला जप रही थीं। वे वहीं पास आकर बैठ गए। पूरा किस्सा सुनाकर बोले, इन सब नमूनों को देखकर आता हूँ ना अम्मा, तो लगता है इन सब में तो वही लड़का अच्छा था। कौन सा? वही जो उस दिन रंजना के साथ आया था। अम्मा जी एकदम सतर्क हो गईं। मुन्ना, क्या सचमुच तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया था? अम्मा, लड़के में तो कोई खोट नहीं थी। देखने में सुंदर, पढ़ने में होशियार, बातचीत में शालीन, व्यवहार में सलीकेदार। मैं तो उसी दिन समझ गई थी। क्या यही कि लड़का तुम्हें भा गया है, इसीलिए इतनी देर तक तुम पूछताछ करते रहे? ऐसों वैसों को तो तुम मुंह ही ना लगाते। क्या मैं जानती नहीं? पूछताछ तो मैंने बहुत की, पर काश वो अपने बारे में मुझे ठीक से बता पाता। मतलब? उसने दुनिया भर के सवालों के इतने सही और सटीक उत्तर दिए, पर घर परिवार के मामले में पूछते ही गड़बड़ा गया। जब मैंने अपने परिचित 2-4 रायजादाओं के नाम बताए तो उसने बताया कि ये उसका असली गोत्र नहीं है। खानदान के बाकी लोग तो राय लिखते हैं, पर उसने रायजादा लिखना शुरू किया है। उसका तर्क था कि जैसे साहब का बेटा साहबजादा होता है, नवाब का बेटा नवाबजादा, उसी की तर्ज पर उसने अपने को रायजादा लिखना शुरू किया है। ये सब कुछ मेरे गले से नहीं उतरा, बड़ा गोलमाल सा लगा। अम्मा जी को रंजना की बात याद आई। पूछताछ का मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले को एकदम नंगा ही कर दो। शायद वो अपनी जात छिपाना चाहता हो। वैसे ये राय क्या होते हैं? अम्मा, आजकल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने नाम के आगे कोई भी कुछ भी लगा लेता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपने प्रति ये हीन भाव क्यों? कम से कम शादी ब्याह के मामले में तो सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले की ईमानदारी पर शक होता है। अपनी हताशा के बावजूद शुक्ला जी ने करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव इकट्ठा कर लिए थे। सवाल ये था कि उन्हें रंजना के सामने कौन रखेगा। उसकी माँ से तो किसी तरह की चतुराई की आशा ही व्यर्थ थी। वो तो जैसे ढेला उठाकर ही मारती है। अपनी माँ पर शुक्ला जी को बहुत भरोसा था, लेकिन वे खुद पशोपेश में थे। रंजना ने कितने विश्वास से कहा था, दादी, इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब उसे पता चलेगा कि दादी भी विरोधी दल में शामिल हो गई हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा।
उन्होंने तय कर लिया कि रंजना की परीक्षाएं होने तक वे इस विषय को हाथ नहीं लगाएंगी। उस दिन शाम को सब लोग टीवी के सामने बैठे थे कि रंजना दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इन दोनों वो कमरे से कम ही निकलती थी। टीवी देखना तो उसने लगभग छोड़ ही दिया था, इसीलिए सबको बहुत आश्चर्य हुआ। अम्मा जी को लगा कि इस बीच लड़की बहुत दुबला गई है। ममता में वो कुछ कहने ही वाली थी कि रंजना बोल पड़ी, पापा आप किसी आई स्पेशलिस्ट को जानते हैं? क्यों नहीं, तुम्हारी दादी को तो कितनी बार ले गया हूँ। 3-4 साल से तो मुझे भी चश्मा लग गया है, पर तुम्हें एकाएक क्या ज़रूरत पड़ गई है? पता नहीं क्यों आजकल आंखों में अक्सर पानी आने लगता है। ज़्यादा पढ़ती हूँ तो सिर दर्द करने लगता है। सोचा एक बार चेकअप करा लें। तो क्या अब चश्मा भी लगेगा? सुषमा ने ऐसे सिर पीट लिया जैसे सर्वनाश हो गया हो। शुक्ला जी ने पत्नी की ओर आंखें तरेर कर देखा, फिर बेटी की तरफ मुखातिब होकर बोले, ऐसा करो कल का कॉलेज स्किप कर देना। मैं रात को फ़ोन करके डॉक्टर भार्गव से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। सुबह चलेंगे। रंजना संतुष्ट होकर कमरे में लौट गई। उसके जाते ही शुक्ला जी पत्नी पर बरस पड़े, तुम क्या 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? कम से कम बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। मैं दुश्मन नहीं हूँ उसकी, कुछ लगती हूँ तभी कहती हूँ, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। लड़के आजकल वैसे ही रूप रंग पर मरते हैं, उस पर चश्मा भी चढ़ गया तो भगवान ही मालिक है। घर वर ढूंढते छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है, अगर भगवान ही मालिक है तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और चुपचाप बैठकर स्वेटर बुनो। सच बोलने का भी एक सलीका होता है, अब इस तरह थोड़े ही की। पर पति की बात पूरी होने से पहले ही सुषमा वहाँ से उठकर चली गई। सास के सामने झिड़की खाना उसे हमेशा अपमानजनक लगा है। कभी कभी तो उसे लगता है कि माँ के सामने पति की वाणी में ज़्यादा धार आ जाती है। सुषमा के चले जाने के बाद अम्मा जी धीरे से बोली, मुन्ना वैसे बहू ठीक ही कह रही है, क्या इस काम को अभी मुलतवी नहीं किया जा सकता, कम से कम उसकी शादी तक? क्या पागलों की सी बात करती हो अम्मा? शादी का तो जब संयोग बनेगा तब होगी, पर परीक्षा तो उसकी एकदम सिर पर है। दिन रात कैसी जी तोड़ मेहनत कर रही है, देख तो रही हो ना। तुम लोगों की जरा सी सनक के लिए उसे व्यर्थ हो जाने दूं? उसके बाद तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जैसा कि तय हुआ था, रंजना दूसरे दिन पापा के साथ डॉक्टर के पास गई। 8-10 दिन बाद उसका चश्मा भी बनकर आ गया। अम्मा जी रोज की तरह बरामदे में बैठकर गीता पढ़ रही थीं कि अपना नया चश्मा चढ़ाकर रंजना सामने आकर खड़ी हो गई। दादी माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे, तू तो बिल्कुल डॉक्टरनी लग रही है। ओ नो दादी, आप क्या डॉक्टरनी के आगे कुछ सोच ही नहीं पाती? कहिए कि मैं कलेक्टरनी लग रही हूँ। अरे, अभी मैंने असली कलेक्टरनी देखी कहाँ है, तो मुझे देख लो ना। दुर्भाग्य से उसी समय सुषमा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। दादी पोती का लाड़ भरा संवाद सुनकर वहीं ठिठक गई और बुदबुदाई, कहाँ की डॉक्टरनी और कहाँ की कलेक्टरनी, ठीक अपनी दादी की तरह लग रही है, बस सफ़ेद बालों की कमी है। बात उसने लाख धीरे से कही थी, पर रंजना ने सुन ही ली। ये क्या पता उसे सुनाने के लिए कही गई हो। वो उछल कर माँ के सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, मान लो मैं दादी की तरह ही लग रही हूँ, तो आपकी आवाज़ में इतनी हिकारत क्यों है? क्या बक रही है? बक नहीं रही मम्मी जी, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। अब तो खैर मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, पर जब छोटी थी तब भी आपकी इस हिकारत को, नफ़रत को खूब समझती थी। मैं ठीक अपने पापा पर गई हूँ, दादी की तरह लगती हूँ। इस बात पर आपको तब भी शर्म आती थी, पर मुझे इस बात पर तब भी नाज था, आज भी नाज है, समझी? रंजना की बात सुनकर सास और बहू दोनों सन्न रह गईं। सुषमा तो एकदम फट पड़ने को हुई। बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी, याद रखना किसी दिन साली स्कॉलरी झाड़ कर रख दूंगी। बहू के तेवर देखे तो अम्मा जी ने भी रंजना को डपट दिया। ये तुझे क्या हो गया रंजना, जो मुंह में आती है बोलती चली जाती है? माँ से कोई इस तरह बात करता है? बहू अब उनकी ओर मुखातिब हुई, ये नाटकबाजी अब रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। पहले खुद ही उकसाती हैं और बाद में भली बनती हैं। मैं क्या जानती नहीं कि मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ भड़काया जाता है, पर इस उम्र में आपको ये सब शोभा नहीं देता, कह देती हूँ। और सुषमा पैर पटकते हुए कमरे में लौट गई। उसकी फुफकार से हतबुद्धि होकर वे वहीं खड़ी रह गईं। रंजना ही घसीट कर उन्हें कमरे में ले गई और बोली, बहू का प्रवचन सुन लिया, मज़ा आ गया ना? बड़ा मुझे डांटने चली थी। अपमान के दंश से वह भीतर तक आहत हुई थी, पर अपने को संयत कर बोली, तुम्हें डांटूंगी नहीं तो क्या पूजा करूंगी? तुम्हें प्यार करती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँगी। सॉरी दादी माँ, वेरी वेरी सॉरी। रंजना ने दादी के गले में बाहें डालकर उन्हें मना ही लिया। बरबसी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो बोली, दरअसल ये बातें बरसों से मेरे मन में धधक रही हैं।
किसी न किसी दिन उन्हें बाहर आना ही था। मम्मी को अपने ऊपर नाज है कि वह अपने आगे किसी को कुछ गिनती नहीं, पापा को भी नहीं। पापा की प्रतिभा, पद, प्रतिष्ठा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वे ये भूल जाती हैं कि ये उनकी सारी शानो शौकत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर पापा के दम से हैं, उनकी अफसरी की बदौलत हैं। किसी क्लर्क से ब्याही गई होती तो पता चलता। चौका बर्तन करते करते 4 दिन में चेहरे का रंग उड़ गया होता। चुप कर लड़की, तेरी जबान है कि बबूल का पेड़। उन्होंने एक बार फिर रंजना को डपट दिया। पर सच तो ये था कि इस समय उनके मन में उसके लिए प्यार उमड़ रहा था। उनके अलावा इस घर में यही एक लड़की है जिसने उनके बेटे की सही कद्र को पहचाना है। इस एक बात के लिए वे उसके 100 अपराध माफ़ कर सकती हैं। मेहमान 1.5 घंटा बैठकर चले गए थे, पर इसमें रंजना का कोई कसूर नहीं था। वो तो रोज़ की तरह लाइब्रेरी गई थी। मेहमानी बिना किसी पूर्व सूचना के आधमके थे। शुक्ला जी तक को दफ्तर से बुलवाना पड़ा था। मेहमान खासी जल्दी में थे और औपचारिकताओं में समय नहीं गंवाना चाहते थे। एक उद्देश्य ये भी था कि कन्या को उसकी स्वाभाविक वेशभूषा में देख लें। रंजना जब लौटी तो उसे देखकर दादी ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ जो मेहमान उसके आने से पहले ही चले गए। इस पोशाक में उसे देख लेते तो क्या खाक पसंद करते। कितनी बार कहा होगा कि लड़कों के से कपड़े मत पहना करो, पर ये लड़कियां किसी की सुनती हैं कभी। रंजना ने देखा पूरा परिवार लॉन में मौजूद है। मम्मी और दादी कुर्सियों पर बैठी हुई हैं, पापा बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं। पर उसे कतई ये एहसास नहीं था कि सबके सब बेताबी से उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये तो तब पता चला जब सबने करीब करीब एक साथ पूछा, बड़ी देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? लाइब्रेरी गई थी। हाँ, लौटते हुए थोड़ा सुनील के घर रुक गई थी। आज उसका पीओ का रिजल्ट आया है। पूरी मेरिट लिस्ट का तो पता नहीं चला, पर भोपाल में वो अकेला पास हुआ है। उसका स्वर खुशी से उमग रहा था। सुनील का नाम लेते ही औरों के चेहरे कठोर हुआ है। उसकी मम्मी ने तो एकदम नाक भौं सिकोड़ कर कहा, इन लोगों का पास होना कौन सी बड़ी बात है? इन लोगों का मतलब यही SC ST वाले, हमें तो सब मालूम है। नाम बदलने से कोई जात थोड़ी बदल जाती है। मुझे मालूम है मम्मी के सुनील बहुत ऊंची जाति का नहीं है। यूँ घुमाकर कहने की क्या ज़रूरत है, साफ कहो ना कि वो बहुत छोटी जात का है। और ये छोटी जात वाले कैसे पास होते हैं मुझे मालूम है। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं पड़ता। पास होते होंगे पर टॉप नहीं करते। इसी द्वेष, इसी तिरस्कार से बचने के लिए उसने नाम बदला है। हर परीक्षा उसने जनरल कैंडिडेट की हैसियत से दी है ताकि उसकी प्रतिभा की सही कद्र हो सके, और हर परीक्षा उसने मेरिट से पास की है। ऑल राइट, ऑल राइट। शुक्ला जी ने रंजना का आवेश देखकर उसे शांत करने का प्रयास किया। तुम्हारा दोस्त पीओ बन गया, बड़ी खुशी की बात है। तुम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने गई थी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर बता कर जाती तो ठीक था। यहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा था और तुम्हें कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं था। हरीश को मैंने लाइब्रेरी भी भेजा था। शुक्ला जी थोड़ी देर चुप रहे, मानो मन ही मन वाक्य की संरचना कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, देखो बेटे, देखने दिखाने की इस प्रथा के मैं भी एकदम खिलाफ हूँ, पर यह प्रोग्राम अचानक ही बन गया। मुझे भी ऐन वक्त पर पता चला। 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार रहा। खैर, अब अगर वे लोग शाम की फ्लाइट से न गए हों तो उन्हें फिर से रिंग करके देखें। अरे वे लोग नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। बस हम पर रौब डाल रहे थे, सुषमा ने कहा। तब तो अच्छा ही है, हम लोग सुबह अवस्थी जी के यहाँ चले चलेंगे। तुम कल अपना कॉलेज स्किप कर देना। इतनी देर बाद अब रंजना का मुंह खुला। पापा, ये सब क्या हो रहा है? तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि समझ ना सको। पापा, मैं आपको सुनील से मिलवा चुकी हूँ। क्या उसके बाद भी इस प्रस्ताव की ज़रूरत रह जाती है? अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं उठा पटक क्यों करता? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। सुनील में आपको ऐसी क्या कमी नज़र आई है? वो तुम अपनी मम्मी से सुन चुकी हो। मम्मी की बात जाने दीजिए, पर पापा आप तो इतने दकियानूस नहीं थे। बच्चों की शादी का मामला हो तो सभी माँ बाप दकियानूस बन जाते हैं। हर घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनका पालन करना पड़ता है। पर सुनील के माता पिता ने तो कोई ऐतराज़ नहीं किया, बल्कि वे क्यों ऐतराज़ करने लगे? उन्हें क्या नुकसान है? नाक तो हमारी नीची हो रही है, उनकी तो इज्जत और बढ़ेगी ही। इतने ऊंचे खानदान की बहू का तो उन्होंने सपना भी न देखा होगा। मम्मी, कल को उनका लड़का अगर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया तो देखना, ऊंचे खानदान वाली बहुओं की उनके दरवाजे पर लाइन लग जाएगी। तब कोई उनकी जात नहीं पूछेगा। एक बात मेरी भी सुन लो बिटिया रानी, अगर ऐसा हो गया तो वो तुम्हारी ओर झांक कर भी नहीं देखेगा। बहू, अम्मा जी तड़प कर कुछ कहने को हुई और चुप हो गईं। बहू के बीच में न बोलने की उन्होंने कसम खा रखी थी,
वो तो एक तरह से टूट ही गई, पर आगे वे कुछ नहीं बोली। रंजना ने उन्हें शांत किया। उन्हें कह लेने दो दादी, वे माँ हैं मेरी, उनकी चिंता वाजिब है। पर मम्मी जी, एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। किसी दिन आपकी भविष्यवाणी सच हो भी गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया मेरे लिए ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरा वजूद सिर्फ मेरे चेहरे से नहीं है। जिंदा रहने के लिए और भी सामान मेरे पास हैं। कहकर रंजना तमतमाया चेहरा लिए भीतर चली गई, पर अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ गई। बड़ी देर बाद शुक्ला जी थकी सी आवाज़ में पत्नी से बोले, ये कैसी बातें करने लगती हो तुम? बच्चों को मनाने का भी एक तरीका होता है। तुम तो लठ सा उठाकर मार देती हो। वो भी अच्छी खासी पिदक गई है। अब उन लोगों का फ़ोन भी आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं, वो जाने के लिए राजी ही नहीं होगी। रात कोई 10 बजे के बाद उन लोगों का फ़ोन आया। यूँ तो बहू रात 11 बजे तक टीवी के सामने बैठी रहती है, पर इस समय वो खटपाटी लेकर पड़ गई थी। शुक्ला जी ही बिस्तर से उठकर आए। अम्मा जी के कान तो उधर ही लगे थे। थोड़ी देर कमरे में बैठी रहीं, फिर धीरे धीरे चलकर हॉल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। फ़ोन शायद अवस्थी जी का ही था, क्योंकि मुन्ना बार बार उनका नाम ले रहा था, पर वो किस तरह तल्खी से पेश आ रहा था। लड़के वालों से इस तरह बात की जाती है? अवस्थी जी लाख दोस्त हैं, पर इस समय तो लड़के के चाचा की हैसियत से बोल रहे हैं। मेरी लड़की सांवली है तो क्या लंगड़े से ब्याह दूँ? शुक्ला जी ने तैश में आकर कहा। रिसीवर पटक कर वे वहीं दोनों हाथों में सिर थाम कर बैठ गए। बेटे की हताश मुद्रा देखकर उनसे नहीं रहा गया। आगे बढ़कर धीरे से पुकारा, मुन्ना, क्या बात हो गई? शुक्ला जी ने चेहरा ऊपर उठाया। लगा जैसे सारा खून किसी ने सोख लिया हो। माँ को पास बिठाकर बोले, लड़के का बायां पैर घुटने से नीचे कटा हुआ है, जयफुर फुट लगाया हुआ है। तो वे ये बात पहले नहीं बता सकते थे? यही तो मैंने कहा तो बोले जानबूझकर नहीं बताया। अगर पहले से बता दिया होता तो आपके देखने का नज़रिया बदल जाता। छिपाना ही होता तो अब भी नहीं बताता। मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि उसकी चाल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी को पता ना हो तो संदेह भी नहीं हो सकता। इन बिचौलियों से तो भगवान ही बचाए, बड़े घाघ होते हैं। सोहन चाचा की मंजू का याद है ना? उसका दूल्हा भावरों के समय ही गश्त खाकर गिर पड़ा, तब पता चला कि मिर्गी की बीमारी है। सगी मामी का भतीजा था, पर वो भी बात छिपा गई। अब बेचारी मंजू अपने भाग्य को रो रही है और पति की बीमारी ढो रही है। जिंदगी अजीरन हो गई है। सोहन चाचा का तो भाग्य ही खराब है। अंजू का भी सुनते हैं ठीक नहीं चल रहा। उसके घर वालों ने उसे गांव में पटक रखा है। बेचारी सास ससुर की सेवा करके दिन काट रही है। ऊपर से बच्चों की एक लाइन लगा रखी है। शहर में बंगला है, नौकर चाकर है, पर इसे ले ही नहीं जाता। पर ऐसा क्यों? अंजू के चेचक के दाग हैं ना, कहता है शर्म आती है। इन्हीं चेचक के दागों को ढकने के लिए सोहन ने समधी को बोरी भर के रुपए दिए थे। अवस्थी जी भी तो यही कह रहे थे। क्या? कि लड़की के तौल बराबर सोना देंगे तब भी ऐसा घरवर नहीं मिलेगा। वो तो लड़के में थोड़ा ऐब है, इसलिए सांवली लड़की के लिए राजी हो गया। तभी तो मुझे ताव आ गया था। मुन्ना, एक बात तय है। क्या? कि हमें अपनी बिटिया इस तरह तोल मोल कर नहीं ब्याहनी है। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो लोग एहसान जताकर उसका हाथ मांगेंगे उन्हें बाहर से ही रवाना कर दो। बड़ी खुददार लड़की है, जरा सा अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसे तो हम उसी घर भेजेंगे जहाँ दिल से उसका स्वागत हो। फिक्र मत करो अम्मा, तुम्हारी लाडली जहाँ भी जाएगी शान से जाएगी। अब सो जाओ, रात के 11 बजे हैं। वे जाने के लिए उठी, पर पाँव जैसे वहीं जम गए। एक बात अनायास मन में उठी थी, पर वे उसके लिए शब्द नहीं जुटा पा रही थी। पर वे ये भी जानती थी कि अगर आज और इस समय ये बात नहीं कही गई तो फिर कभी कह नहीं पाएंगी। बहू के सामने तो कभी भी नहीं। माँ की बेचैनी को भाप कर शुक्ला जी ने हौले से उनका कंधा छू लिया। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना है? हाँ बेटा, उन्होंने जैसे हर एक शब्द को तौल कर कहना चाहा। मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारा मन कभी गवाही दे कि रंजना का चुनाव सही है तो मेरा संकोच मत करना। वही करना जिसे तुम्हारा मन ठीक समझता हो। ये तुम कह रही हो अम्मा? हाँ बेटा, ये मैं कह रही हूँ। मुझे अब कितना जीना है? 2 बरस की 4 बरस, पर लड़की के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके साथ अन्याय क्यों हो? मेरे नेम धर्म की चिंता मत करो, वो तो अब मेरे साथ ही जाएंगे, पर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। इसके बाद वे वहाँ खड़ी ना रह सकीं। इतनी बड़ी बात कहने के बाद अपने बेटे से ही उन्हें संकोच होने लगा था। तेज तेज कदमों से चलकर वे कमरे तक आईं। उतने से श्रम से ही उनका दम फूल गया था। बिस्तर पर बैठकर उन्होंने लंबी लंबी सांसें लीं और अचानक उन्हें लगा कि उनका मन फूल सा हल्का हो आया है। इतने दिनों तक
उस पर जो एक बोझ था वो उतर गया है। यह थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।